साथियों नमस्कार। यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी टेट को टारगेट मानकर ये हिंदी की क्लास हम चला रहे हैं और इसमें वर्णमाला चैप्टर यानी शुरुआत से हमने शुरू किया है। वर्णमाला में 2-3 भाग हो चुके हैं, आज हम 5वें भाग में हैं। स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है, तो स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है, आपके सामने है, जिसमें शुरू के 5 जो प्रकार हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो जाति के आधार पर मैंने लिखा है इसको भी बताया नहीं है, बहुत ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जब स्वर पढ़ ही रहे हो तो भी कुछ भी बचे ना, नहीं तो कोई एक क्वेश्चन आपकी पूरी पढ़ाई को बेकार कर सकता है और कोई एक क्वेश्चन आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। इसलिए हमने प्रयास किया है कि पूरा आपको दें और इसमें हमने आपको उच्चारण समय के आधार पर बताया है कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और संयुक्त होते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते हैं। होंठ की आकृति के आधार पर बताया है वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। मुख विवर के आधार पर हमने बताया है संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर आपको मैंने बताया है कंठ स्वर, याद आ रहा होगा, तालव्य स्वर, कंठ स्वर, तालव्य स्वर और ओष्ठ स्वर, मूर्धन्य और कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। जात के आधार पर हमने भी नहीं बताया, तो जात के आधार पर आज देख लें, यानी जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखो जो स्वर होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये तो जात के आधार पर स्वर केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक सवर्ण स्वर, या इनको हम सवर्ण ना कह करके, सवर्ण भी सही है, या सजातीय भी कह सकते हैं, सवर्ण या सजातीय। और दूसरा होगा, ध्यान से देखिएगा, असवर्ण यानी जो सवर्ण ना हो, या दूसरा नाम इसका विजातीय स्वर। देखिए इसमें एक एक नहीं पूछा जाएगा, गुच्छ आएगा, ऑप्शन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सवर्ण स्वरों का है, या कौन सा विकल्प सजातीय स्वरों का है, या पूछा जाएगा कौन सा विकल्प असवर्ण स्वरों का है। देखिए सवर्ण यानी सजातीय मतलब एक जाति, तो सवर्ण स्वर जो होते हैं यहां पर आपको मालूम है ये आ और आ एक जाति के होते हैं, एक परिवार के हैं, क्योंकि छोटा बड़ा जो होता है, मेरा अपना विचार है कि छोटा बड़ा परिवार में ही होता है, छोटा भाई बड़ा भाई, तो ये एक सवर्ण स्वर हो गए आ और आ। तो अगर आ लिखा है तो ये सवर्ण स्वर होंगे। इसी तरह ई लिखा है तो ये भी सवर्ण स्वर होंगे, यानी केवल आ एक सवर्ण स्वर हुआ, ई और ऊ ये सवर्ण स्वर होंगे एक जाति के, सजातीय। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन लिख के आ जाए आ, ई, ऊ, तो ये असवर्ण होंगे, यानी विजातीय स्वर होंगे। बात समझ में आ रही होगी। और ए, ऐ, ओ तो ये अलग है ही है, इनसे कोई जात से मतलब नहीं है। तो आ सवर्ण, ई सवर्ण और ऊ सवर्ण, लेकिन आ, ई, ऊ अगर आ जाए तो ये असवर्ण स्वर होंगे या विजातीय स्वर होंगे। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ए, ऐ, ओ जो है ये भी विजातीय में ही आएंगे, असवर्ण स्वर में आएंगे, इनकी कोई जात नहीं, कोई परिवार के नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मिक्स होके बनाए जाते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। हमको लगता है स्वरों के बारे में जितना भी हो सका है हमने बताया है। अब आपको अभी हम एक चार्ट भी बनवाते हैं जिसमें आपको पूरा याद आ जाएगा, और स्वर पढ़ने के बाद जब वो चार्ट आप बना ले जाएंगे तो समझ लो फिर स्वर से कोई भी सवाल गलत होने की औकात नहीं रखता है, यानी गलत नहीं होगा। उसके पहले, वो चार्ट के पहले हम आपको एक चीज और बता दें
हिंदी जो है इसमें आपने कहा देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं अरे आज के जमाने में शुद्ध हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल है। सही भी है, क्योंकि हिंदी जब बोलते हैं हम तो उसमें बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं के हम बोलते हैं, और ये दूसरी भाषाओं के स्वर क्यों, दूसरी भाषाओं के शब्द यानी वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हो हम हिंदुस्तानी पहले गुलाम थे। पहले हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा था, अंग्रेज शासन किए, तुर्की शासन किए, मुगल लोग शासन किए बहुत दिन तक, तो वो तो सब चले गए, लेकिन वो अपने कुछ शब्द यहां पर छोड़ गए, और कुछ शब्द तो अंग्रेजी के या उर्दू के या और भाषाओं के, अरबी, फारसी, तुर्की के, इन पे ज्यादा चर्चा हम करेंगे। अभी जब शब्द आपको पढ़ाएंगे उसमें जो विदेशी शब्द होंगे उन पे चर्चा होगी, लेकिन अभी जो जरूरत है, हम आपको जो भूमिका बता रहे हैं वो एक स्वर होता है आगत स्वर। आगत स्वर, आगत माने होता है आना। आगत माने क्या होता है? आना। और यानी ये स्वर ऐसा है जो आया हुआ है, आगत से ही बना है स्वागत। सु धन आगत, सु माने अच्छा, आगत माने आना, यानी अच्छा आना। और अच्छे आने को अंग्रेज क्या बोले? अच्छा मतलब वेल, और कम माने आना यानी वेलकम। तो आगत यानी एक स्वर ऐसा है जो आया हुआ है। आया हुआ है तो यहां पे था नहीं, कैसे आया है? उसको लाया नहीं गया, वो आया और यहां से फिर गया नहीं, उस स्वर को आगत स्वर कहते हैं। आप जानते हो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हम लोग बोलते हैं, और अंग्रेजी नहीं, बोलचाल में हम अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, जापानी बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को हिंदी में हिंदी की तरह लिखने में, भाई जैसे एक शब्द है, कोई भी शब्द आप ले लें, जैसे मान लिया शब्द है एक कापी। अब ये कापी लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये ना हिंदी का है ना कहीं का है। इसके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो ये हो गया कापी। हिंदी का शब्द है कापी, यानी जब ठंडी लगती है लोग कांपते हैं तो उसको कापी कहते हैं, या कुछ लोग डर के मारे कांपते हैं तो वो कापी शब्द है। लेकिन अगर यहां पर बिंदु हटा दे, केवल चंद्र लगा रहने दें, तो ये हो गया कॉपी। क्या हो गया? कॉपी। यानी अंग्रेजी का ओ जो होता है उसके उच्चारण के लिए ये एक चिन्ह ऊपर लगाया गया, इसी चिन्ह को कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। इस तरह, इससे यह मालूम पड़ता है कि ये जब स्वर लगा होता है ये हिंदी का नहीं है। कोई भी विदेशी भाषक शब्द है उसमें यह स्वर लगता है और हिंदी के किसी शब्द में नहीं लगता। यानी अगर ये स्वर ऊपर लगा है केवल चंद्र, अर्धचंद्र, तो समझ जाइएगा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। चाहे वो कॉपी हो, चाहे देखो डॉक्टर एक शब्द है, ऐसे लिखा है तो डॉक्टर नहीं है। हाँ, इसको अगर हम ऐसे लिखते DOCTR तो ये कोई मतलब नहीं था, तो अंग्रेजी का था, अंग्रेजी की तरह मैंने लिखा है। इसको जब हिंदी में हम हिंदी की तरह लिखते हैं, और लिखते क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तानी। आप किसी से ये कह दो, इसका डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है। गांव में किसी से बात करो, उससे कह दो आज चिकित्सक के पास जाना है, तो कुछ देर तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर कह दो डॉक्टर के पास जाना तो समझ जाएगा। तो अंग्रेजी का शब्द है, हम हिंदुस्तानी इसको ज्यादा समझते हैं और इसको डा, डलिया, आ, आधा, का, टा और रा में लिखते हैं, यानी हिंदी की तरह लिखते हैं। तो आने वाले समय में बच्चे इसको हिंदी का ना समझ जाएं, इसके लिए इसके ऊपर एक स्वर लगाया जाता है, और यही स्वर जो है ये कहलाता आगत स्वर। शायद समझ में आ गया होगा। तो आगत स्वर वो होता है जो अंग्रेजी आदि विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्दों को लिखने के लिए जो ऊपर लगाया जाता है। ये चूंकि आया हुआ है तो इसे आगत स्वर इसीलिए कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये कभी चाहे जिस तरह से पूछा जाएगा, अब आप कर लेंगे। ये ऊपर जो लगता है इसे आगत स्वर कहते हैं। कोई भी शब्द, चाहे कॉफी हो, चॉकलेट हो, पॉप हो, अब पाप दे दो, ऐसे लिखेंगे तो क्या होता? पाप।
यानी कोई जीव हत्या कर दो पाप, लेकिन इसके ऊपर जब ये लगा देंगे आगत स्वर तो ये हो जाता पाप, ओ का उच्चारण देता है, तो इसी को आगत स्वर कहते हैं। और इस तरह से स्वरों के जितने भी प्रकार थे ज्यादातर मैंने बता दिए हैं। अब आपको हम उस तरफ ले चलते हैं जहां पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमको स्वरों में क्या क्या आया। तो उसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाना है आपको, मैं भी बना रहा हूं, आप भी इसको बनाने के बाद इसको देखिएगा, मनन करिएगा कि हाँ इसमें क्या है। चार्ट में क्या बनाना है इसकी बात मैं करता हूं। देखिए, स्वरों को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले एक तरफ चार्ट में क्या लिखेंगे। देखो, ये चार्ट बनाना पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या क्या आ गया इससे ये क्लियर होगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऋषि यहां नहीं होगा, ए, ओ और औ। क्या यहां तक दिख रहा है? यहां तक नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हम थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां से शायद आपको दिखेगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। यहां तक दिख रहा है आपको? अच्छी बात। ये स्वर है, क्योंकि आप जानते हो आ जो है वो एक नाम हो तो हम याद कर लें, अभी बहुत आधार पर इसके नाम होते हैं। और इसका जो पहला आधार है वो मात्रा के आधार पर, मतलब उच्चारण करने में जो समय लगता है उसकी मात्रा के आधार पर। और दूसरा पार्ट होगा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर। और तीसरा आधार होगा ओंठ की आकृति के आधार पर। चौथा आधार होगा मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। और पांचवा आधार मैंने बताया है आपको, मुख विवर के आधार पर हो गया। और एक और आधार मैंने बताया था ओष्ठ के, मुख के, जिह्वा, मात्रा, उच्चारण स्थान, जिह्वा, होठ, मुख विवर, जिह्वा, होठ, मुख विवर, मात्रा। एक और कोई बताया है भाई? उच्चारण, हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। इतने आधार हमने आपको बताए हैं स्वरों का प्रकार। एक एक लाइन और खींच दे ताकि बात आपका क्लियर रहे, लेकिन यहां सटा लिखा है। चलो देखते हैं। ये आप चार्ट अपने आप बनाने का प्रयास करिएगा, आपको अगर आ गया होगा तो आप जरूर बना लेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा ये मिटा दे तो अच्छा लगने लगे, हालांकि पढ़ जाना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, मात्रा के आधार पर हमने बताया स्वर 4 होते हैं, उसमें प्लुत को हटा दो, वो अलग है। ह्रस्व, दीर्घ और कुछ संयुक्त होते हैं। तो छोटा आ जो है वो क्या होता है? ह्रस्व होता है ना। बड़ा आ दीर्घ होगा। छोटी ई ह्रस्व होता है, बड़ी ई दीर्घ होगा। छोटा ऊ ह्रस्व होता है और बड़ा ऊ दीर्घ होता है। और जो ए, ऐ, ओ, औ हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन इसमें अगर देखें तो आप दीर्घता की श्रेणी में भी इनको ले सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते, 3 ही होंगे। लेकिन यहां पर आप चाहो, चूंकि आ और ई मिला है, आ भी ह्रस्व, ई भी ह्रस्व, तो ह्रस्व प्लस ह्रस्व अगर देखें तो दीर्घ हो जाएगा, तो इसको दीर्घ की श्रेणी में ले सकते हैं। और ये संयुक्त स्वर तो है ही ये, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर दीर्घ स्वरों की संख्या कही जाए तो केवल 3 ही होते हैं, क्योंकि बड़ा वही होगा जिसका कोई छोटा होता है। अब जिह्वा के प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो जिह्वा के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो देखा जाए
तो छोटा आ जो है वो मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर, और केवल छोटा आ ही मध्य स्वर होता है। इसको याद करने का तरीका यही है, केवल छोटा आ मध्य स्वर होता है। उसके बाद जो बचे हैं वो या तो अग्र होंगे या तो पश्च होंगे, और बड़ा आ जो होगा वो अग्र स्वर होता है। बड़ा आ जो होगा, बड़ा आ अग्र नहीं होगा, बड़ा आ पश्च होता है, और जिसमें जिसमें आ का अंश होता है वो, जैसे ऊ है ये भी पश्च होगा, बड़ा ऊ ये भी पश्च होता है, पश्च स्वर हो गए। और जो ओ है देखो, ऊ ओ आ, ऊ आ ऊ ओ, ये पश्च होते हैं। इसको ऐसे याद करिएगा, मध्य स्वर पहले याद रखना छोटा आ, उसके बाद आ ऊ ओ, ये क्या हो जाएंगे पश्च स्वर। अब अग्र स्वर जो बचे वो होंगे, यानी ई होगा अग्र स्वर, बड़ी ई होगा अग्र स्वर, और ए होगा अग्र स्वर, क्योंकि ए में भी ई होता है, आ और ई, यानी ये भी अग्र होगा और ये भी अग्र स्वर होगा। अग्र पश्च और मध्य हो गए। अब होंठ के आकृति प्रयोग के आधार पर आप जानते हो हमने दो ही प्रकार बताए हैं। वृत्त की तरह अगर मुंह बने तो वो क्या होगा, वृत्तमुखी, और वृत्त की तरह अगर ना बने तो अवृत्तमुखी। तो हमने बताया है ऊ, छोटा ऊ क्या होता है, आप देखो छोटा ऊ बोलो तो वृत्तमुखी होता है कि नहीं, और इसमें जो अ होता है अ, ये उदासीन होता है, हमने बताया था। इसमें होंठ का कोई रोल नहीं होता है, यानी ये उदासीन स्वर होता है। उसके बाद आ ई ऊ देखा जाए, ऊ बोलने में होंठ का आकार वृत्तमुखी होता है, वृत्त की तरह, तो ये वृत्तमुखी होगा, और ऊ में भी ये वृत्तमुखी होगा। इसी तरह ओ और औ, देखो ओ हम बोले हैं ये वृत्तमुखी, यानी ये भी वृत्तमुखी होगा। और ये सब ऐसे कर लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, पेपर में आएगा तो आप बोल के करके देख लेंगे, ये भी वृत्तमुखी होगा। और बाकी जितने बचे हैं वो सब आवृत्तिमुखी होंगे, आवृत्तिमुखी, आवृत्तिमुखी, आवृत्तमुखी, और ये भी होंगे आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। समझ में आ गई बात? तो इतने तो हो गए होंठ के आधार पर। अब मुख विवर के आधार पर देखा जाए तो मुख विवर के आधार पर हमने बताया था संवृत, विवृत, अर्धविवृत ये स्वर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले विवृत स्वर केवल एक होता है मुख विवर खुलने के आधार पे, यानी जिसमें पूरी तरह से मुख खुल जाए, पूरी तरह से खुल जाए वो विवृत कहलाता है। और विवृत केवल एक ही स्वर में केवल मुंह खुलता है, वो बड़े आ में। तो बड़ा आ जो होता है वो विवृत होता है, तो छोटा आ क्या होगा, अर्धविवृत, क्योंकि इसमें मुंह कम खुलता है। तो बड़ा आ विवृत और छोटा आ अर्धविवृत। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी ई विवृत और छोटी ई अर्धविवृत हो जाएगा, नहीं। जो ई और ई में देखा जाए तो मुंह खुलता ही नहीं, ई, तो ये संवृत स्वर होगा, यानी जिसमें मुख ना खुले वो संवृत, और बड़ी ई भी क्या होगा, संवृत। अब ऊ बोलो, ऊ बोलो, ऊ में मुंह खुलता है, ऊ नहीं खुलता, तो ये भी संवृत होगा, और बड़ा ऊ भी क्या होगा, संवृत होगा। अब देखा जाए तो ए जो है मुंह खुलता है लेकिन कम खुलता है, तो ये कहलाएगा अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। और जो अ है ये भी अर्धसंवृत होगा, नहीं, जो अ है वो अर्धविवृत होगा, क्योंकि इसमें मुख खुलता है लेकिन कम। देखो अ यानी खुलता है लेकिन कम, आधा, तो अर्धविवृत होगा। अब जरा ओ और ओ देखो, ओ जो है ओ अर्धसंवृत होगा ना, क्योंकि मुख कम खुलता है, तो अर्धसंवृत। और अगर औ देखा जाए, औ मुख खुलता है लेकिन कम, तो यह अर्धविवृत होगा। यह मुख विवर के आधार पर हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने बताया था
कि जो आ और आ है ये कंठ स्वर होते हैं, कंठ, दोनों आ कंठ होते हैं ना, याद आ रहा होगा। ई और ई तालव्य स्वर होते हैं, तालव्य। और जो उ और उ है, उ होस्ट देखो बोलते हैं, यानी ओष्ठ स्वर होंगे, ये ओष्ठ होगा। और ए और ए ये आ और ई से बनता है, एक इससे बनता है आ और ई से, तो कंठ तालव्य, यानी इसको बोलेंगे कंठ तालव्य। और ए भी कंठ तालव्य होगा, कंठ तालव्य, दोनों के बीच में डैश है। और ओ बनता है आ और उ से, तो ये होगा, आ होता है कंठ और उ होता है ओष्ठ, तो ये दोनों जोड़ के एक नाम बन जाता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ये, और इसमें जो री होता है वो इनमें मूर्धन्य कहलाता है, ये आपको मालूम है। तो ये हमने पूरा चार्ट आपको दिया है, प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। और इस चार्ट को हम स्क्रीन पे रोके हैं कुछ देर तक, ताकि आप इसको नोट कर लें और अपने हिसाब से बाद बना लीजिएगा। इस तरह से आज स्वरों का समापन हो गया। अब स्वरों से हमारे हिसाब से कोई सवाल नहीं छूट रहा है, तो अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन की बात करेंगे। और लेकिन आपसे अनुरोध वही फिर है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।